तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, जो कि आप लोग को पता होगा टीजीटी पीजीटी 2020 की वैकेंसी लगभग 17,000 पद जिसमें है आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी का अध्ययन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम हिंदी पढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं कि हिंदी को हम दो भाग में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, पहला हिंदी साहित्य कर लेते हैं, दूसरा जो है सामान्य हिंदी, जिसमें रस, छंद, अलंकार, व्याकरण, भाषा विज्ञान ये सब आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ जो क्लास चलेगी हिंदी साहित्य की। ठीक है, हिंदी को हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं तो हमें पढ़ने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, उसके बाद सामान्य हिंदी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं हिंदी साहित्य। ठीक, जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, ये हमारा हो गया हिंदी साहित्य। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं सबसे पहले हम हिंदी देख लें कि हिंदी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको बांट देते हैं बीच से। ठीक है, जब हम हिंदी देखते हैं कि हिंदी क्या है, तो हिंदी शब्द किससे, सिंधु से बना है। किससे बना है? हिंदी शब्द सिंधु से बना है। ठीक है, सिंधु के बाद फिर यहाँ हिंदू होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सिंधु से हिंदू कैसे हो गया। ठीक है, सा का परिवर्तन हा में, धा का परिवर्तन दा में। ठीक है, क्योंकि पल्लवी भाषा में जब परिवर्तन होता है तो सा का हा में हो जाता है, धा का दा में हो जाता है। ठीक है, तो सिंध का हिंद हो गया। ठीक, फिर वहीं हिंद से, हिंदू से हिंद हो गया। ठीक, अब हिंद से ऐसा क्या हुआ कि हिंद से हिंदी, ठीक है सॉरी, हिंद से ऐसा क्या हुआ कि हिंदी हो गई। ठीक है, हिंद पे इक प्रत्यय लग गया। क्या लग गया? इक प्रत्यय, क्या? ई। ठीक है, तो जब हिंद पे ई प्रत्यय लग गया तो इसे क्या हो गया? हिंदी। ठीक है, हिंद का विकास किससे? सिंधु से। सिंध का परिवर्तन हिंदू में होता है, फिर हिंद में होता है, फिर इक प्रत्यय लगने के कारण हिंदी हो जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। हिंदी के दो अर्थ होते हैं। ठीक, हिंदी के कितने अर्थ होते हैं? दो। कौन कौन? हिंद के निवासी या हिंदी भाषा। ठीक है, हिंद देश के निवासी या हिंदी की भाषा। ठीक है, तो हम लोग ये क्या हिंदी समझ गए कि हिंदी क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाषा वैज्ञानिक के आधार पर हिंदी का विकास। ठीक है, किसके? भाषा वैज्ञानिक के आधार पर हिंदी का विकास। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है? वैदिक संस्कृति। ठीक है, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृतिक, उसके बाद अपभ्रंश, फिर सौरसेनी, फिर खड़ी बोली, अवहट्ट, फिर पुरानी हिंदी। ठीक है, अवहट्ट जानते होंगे आप, विद्यापति की जो पदावली है अवहट्ट में ही लिखी गई है। ठीक है, तो इतना समझ गए। वैदिक संस्कृति, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, सौरसेनी, खड़ी बोली, अवहट्ट और पुरानी हिंदी। तो हिंदी का ये विकास है। ठीक है, ये टीजीटी पीजीटी में प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक के बाद कौन सी अवस्था है या पाली के पहले कौन सी अवस्था है। अगर पूछ लेते हैं प्राकृतिक के बाद क्या आता है, तो प्राकृतिक के बाद क्या आता है? अपभ्रंश आता है। ठीक है, प्राकृत के पहले क्या आता है? पाली आता है। ठीक है, इसमें कहीं भी ऐसी क्रम पूछ सकते हैं और इसका समय भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या? हिंदी साहित्य, हिंदी। ठीक है, हिंदी का परिचय जान लिए। अब हम देखते हैं साहित्य किसे कहते हैं। ठीक है, जब हम साहित्य की बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? साहित्य। ठीक है, साहित्य का क्या अर्थ होता है? साहित्य जो है संस्कृत शब्द साहित्य के संयोग से बना है। ठीक है, साहित्य किसके? संस्कृत शब्द के सहित से बना है। ठीक है, और इसका क्या कहते हैं? सहितस्य भावो संहिता। क्या? सहितस्य भावो संहिता, अर्थात जहाँ जुड़े होने की, क्या? जहाँ जुड़े होने की तथा साथ साथ होने का भाव हो, उसे क्या कहते हैं? साहित्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
विभिन्न विद्वानों के अनुसार, ठीक है, क्या विभिन्न विद्वानों के अनुसार साहित्य के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। क्या साहित्य के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं साहित्य के बारे में। तो साहित्य जो है सहधन हित से बना है, सहधन हित और समधन हित, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। फिर वहीं आगे चलते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर साहित्य का अर्थ, ठीक है, किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर साहित्य का क्या अर्थ होता है, ठीक है। अब देख लीजिए शब्द अर्थ, ठीक है, शब्द अर्थ के एक साथ होने पर जहाँ, ठीक है, क्या शब्द और अर्थ जहाँ एक साथ हों या उस स्थिति का नाम जहाँ पे शब्द और अर्थ का भाव एक साथ निकले, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, साहित्य, ठीक। फिर वहीं साहित्य की एक और जो अर्थ बताया जाता है उसमें ये बताया जाता है कि आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि साहित्य का ये अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आता है साहित्य उस रचना को कहते हैं, ठीक है, साहित्य उस रचना को कहते हैं जिसमें अप्रेरित उद्देश्य पूरा हो रहा हो, पाठक के हृदय में वह अप्रेरित उद्देश्य सहृदय उत्पन्न हो जाता है या उपस्थित होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, साहित्य, ठीक। अब आगे देख लेते हैं, साहित्य को वाङ्मय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाङ्मय, क्या वाङ्मय, ठीक है। वाङ्मय का क्या अर्थ होता है, वाङ्मय का अर्थ होता है जो वाणीमय है, अर्थात जो बोली जा सके, ठीक है। वाङ्मय का अर्थ होता है जो कुछ वाणीमय है, यानी जो कुछ भी बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं साहित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये खासकर बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन आया है कि साहित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, ठीक है। तो साहित्य शब्द का सर्वप्रथम राजशेखर ने किया था, कहाँ पे, अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में, ठीक है, राजशेखर ने किया था, कहाँ पे, काव्य मीमांसा। राजशेखर का समय कब है, 10वीं सदी, ठीक है, ठीक। अब हम साहित्य की परिभाषा देख लेते हैं जो विभिन्न विद्वानों ने दिया है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एमपीडी, क्या एमपीडी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। अब आप लोग पूछेंगे एमपीडी क्या है। एमपीडी का मतलब है महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, एमपीडी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ठीक है, क्या ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ठीक। अब आप ये परिभाषा कैसे पहचानेंगे कि अगर आ गया, मान लीजिए आपके पेपर में दे दिया ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है, किसने कहा है, तो आप लोग कैसे पहचानेंगे, ये एमपीडी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब यहाँ कोश है, ठीक, कोश को आप पकड़ लीजिए। कोश मतलब क्या होता है, जहाँ कुछ इकट्ठा हो रहा है ना, जहाँ जमा, कोश बहुत धन जमा किए हैं, ठीक है, तो उसी आधार। और यहाँ डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ महा मतलब बहुत सारा, तो इसी से आप इसको रिलेट कर लीजिए एम से, कोश, ठीक है, याद रहेगा ना आपको परिभाषा ये, ठीक। अब चलते हैं आगे, श्याम सुंदर दास, क्या श्याम सुंदर दास ने 2 परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। पहला कौन सा देख लेते हैं, मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए, क्या मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव राशि, क्या भाव राशि के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ कोश है, यहाँ संचित भंडार, ठीक है, ठीक, क्या है, भाव राशि के संचित भंडार को साहित्य कहा जाता है। अब आपको ये परिभाषा अगर याद करनी है हमेशा के लिए, तो आप लोग संचित भंडार ये शब्द याद रखिए। संचित भंडार किसके, श्याम सुंदर दास के, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, सा है, दास है, ठीक, दास में लास्ट में सा है, तो यहाँ संचित
दास और संचित, क्योंकि जो दास लोग होते हैं इनके पास पैसा कम होता है तो वो अपने धन को बचा के रखते हैं, इकट्ठा करते हैं, संचित करते हैं। ठीक है, तो संचित से दास, श्याम सुंदर दास, ये आप इनका कॉम्बिनेशन बैठा के दिमाग में बैठाए रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? साहित्य को मानवता का दर्पण कहा जाता है। किसका? मानवता का दर्पण। किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। क्या कहते हैं? साहित्य को मानवता का दर्पण। ठीक है, अब मानवता का दर्पण, आप लोग ये परिभाषा कैसे याद रखेंगे हमेशा? अब रटा तो जा नहीं सकता है कि बहुत सारा हिंदी पढ़ना है तो क्या सब रटा जाएगा? नहीं, समझने की कोशिश करिए। साहित्य को मानवता का दर्पण, अब यहाँ आप ये शब्द इतना लीजिए, मानवता का दर्पण। ठीक, क्या कहा जाता है? किसके प्रति मानवता दर्पण दिखाई जाए? जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ इनके नाम में देखिए, श्याम सुंदर दास, लास्ट में दास है। दास कौन होते हैं? जो गरीब होते हैं। ठीक है, वही तो दास बनाया जाता है उनको लोग अपना दास समझते हैं। तो दास से दास के ऊपर मानवता दिखाना है। ठीक है, तो जिस भी परिभाषा में मानवता आए, साहित्य के किसका है? दास, क्योंकि मानवता दास पे दिखाना है। ठीक है, दास पे रहम करना है, मानवता दिखाना है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसके आगे। इसके आगे कौन आते हैं? रामचंद्र शुक्ल। इन रामचंद्र शुक्ल को मैंने RCS लिख दिया है। R से राम, C से चंद्र, S से शुक्ल। ठीक है, आप लोग ये RCS याद रखें, कहीं भी RCS का उल्लेख अगर मैं करता हूं तो रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? सुप्त भावों को जगाने, अर्थात आपके अंदर जो भाव है उसे जगाने के लिए, सुप्त भावों को जगाने और चमत्कार पूर्ण अनुरंजन करने की शक्ति का स्रोत साहित्य है। ठीक है, क्या कहते हैं? सुप्त भावों को जगाने, चमत्कारपूर्ण अनुरंजन करने की शक्ति का स्रोत साहित्य है। ठीक है, अब जहाँ पे आपको जगाने, चमत्कारपूर्ण अनुरंजन या शक्ति का शब्द का प्रयोग आ जाए साहित्य के परिभाषा में, तो वहाँ आप जान लीजिए हिंदी साहित्य में सबसे बड़े आलोचक, सबसे बड़े इतिहासकार माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो सारी शक्ति इन्हीं के पास है। तो जहाँ भी आपको चमत्कारपूर्ण अनुरंजन या शक्ति आ जाए, जान जाइए रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी के मूर्धन्य जो है ये इतिहासकार हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं गुलाब राय। क्या? गुलाब राय। ठीक, अब गुलाब राय ने क्या परिभाषा दिया है? समाज का हित संपादन करने के लिए। किसका? समाज का हित संपादन करने वाला ही साहित्य है। ठीक है, समाज तो आप लोग जानिए हैं, उसका हित करने वाला, हित संपादन मतलब उसका हित करने वाला, समाज की अच्छाइयों को चाहने वाला, लिखने वाला, जो उसमें भाव उत्पन्न हो वो साहित्य है। ठीक है, अब ये परिभाषा कैसे याद करेंगे? गुलाब राय। ठीक है, हित संपादन, गुलाब राय समाज का हित। ठीक है, जब आप समाज का हित करेंगे तो आपको लोग सब मिलेंगे, आपसे आपका बखान करेंगे, आपको गुलाब भेंट करेंगे। ठीक है, तो इनके नाम में क्या है? गुलाब। ठीक है, समाज का हित संपादन, जब आप समाज की भलाई करेंगे, समाज के हित करेंगे तो आपको गुलाब से लोग नवाजेंगे, आपको गुलाब देंगे। ठीक है ना, तो गुलाब से समाज का हित, ये परिभाषा आपको अब कंठस्थ हो गई। आगे देखते हैं, ये पाश्चात्य साहित्यकार है इमर्सन। ठीक है, भव्य विचारों का संग्रह साहित्य है। ठीक है, क्या? भव्य विचारों का संग्रह साहित्य है। ठीक, अब यहाँ एक शब्द ये पकड़ लीजिए आप, संग्रह। सॉरी, क्या पकड़ेंगे आप? संग्रह। ठीक है, ये संग्रह पकड़ लीजिए। इमर्सन, इमर्सन माने क्या? अगर इसका मीनिंग ले इंग्लिश शब्द में तो इमर्सन मतलब इसे मर्ज करना ना, जोड़ना। और जब जोड़ेंगे या आप मर्ज करेंगे तो क्या होता है? संग्रह। कई चीज़ों को आप जोड़ रहे हैं तो मतलब एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब निकला? कि संग्रह कर रहे हैं ना। तो भव्य विचारों का संग्रह, क्या आया है? संग्रह। संग्रह से आप इमर्सन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देख लेते हैं अगला,
मैथ्यू अर्नाल्ड, क्या मैथ्यू अर्नाल्ड क्या कहते हैं, काव्य मूलतः जीवन की आलोचना है। ठीक है, काव्य क्या है, काव्य मूलतः जीवन की आलोचना है। ठीक है, मैथ्यू अर्नाल्ड। ठीक है, काव्य या साहित्य मूलतः जीवन की आलोचना है। ठीक, तो इसको आप लोग याद करिए, किसने कहा है, मैथ्यू अर्नाल्ड ने। ठीक है, यहाँ पे लिखा ये मैथ्यू अर्नाल्ड क्या कहते हैं, काव्य साहित्य या मूलतः जीवन की आलोचना है। ठीक है, मैथ्यू आलोचना बहुत करते हैं, तो जहाँ आलोचना है अर्नाल्ड समझ लीजिए। ठीक है, तो ये तो हमारा हिंदी और उसका साहित्य का परिचय हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कि हिंदी साहित्य कैसे लिखी गई, किस आधार पर लिखा गया, कौन कौन लेखक हैं जो सबसे पहले लिखते हैं, ये हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए। जब भी वीडियो आपको अपलोड होगा डेली आपको दोपहर में 11-12 के बीच में वीडियो आ जाएगी, और आप इसको देखते रहिए, ज्ञान अर्जित करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।